हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम देखने वाले हैं आज सर्कुलर कॉलम के बारे में। सर्कुलर कॉलम का जो डिज़ाइन है वो हम देखने वाले हैं आज एलएसएम से। एलएसएम के द्वारा डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले सर्कुलर कॉलम हमें पहले ही हम देख चुके हैं कि कॉलम्स हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। सर्कुलर कॉलम हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या किसी दूसरी शेप का भी हो सकता है जो इर्रेगुलर शेप्स में काउंट किया जाता है। तो कोई भी आपका कॉलम जो है शेप किसी भी तरह का हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब सर्कुलर कॉलम के डिजाइन को करते टाइम हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं बेसिकली। दो ऑप्शन, एक चीज तो आपको पहले याद रखनी है, मिनिमम नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट स्टील बार्स कितने रहेंगे, मेन बार्स 6 रहेंगे अगर मैं सर्कुलर कॉलम बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं यहां पर देखता हूं कि जब मैं सर्कुलर कॉलम बनाता हूं तो दो तरह से बना सकता हूं। कॉलम तो हमारा वही रहेगा, शेप वही रहेगी, बट उसके अंदर जो लेटरल या ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट मैं दूंगा वो या तो मैं क्या कर सकता हूं, सेपरेट जो टाइज हैं उनकी तरह देख सकता हूं। सेपरेट लेटरल टाइज मतलब अलग अलग मैंने छल्ले वहां पर प्रोवाइड किए हैं, रिंग्स मैंने बिल्कुल सेपरेट वहां पर प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग हैं। एक क्या कर सकता हूं, हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकता हूं। हेलिकल का क्या मतलब होता है कि इस तरह से एक ही मैंने रस्सी ली सपोज, और उसी को मैंने इसके चारों तरफ इस तरह से लपेट दिया। तो वो मैं क्या करूंगा, वो पूरी की पूरी क्या है, एक ही आपकी वो है रीइंफोर्समेंट, उसी को मैंने पूरे पे लपेट दिया। तो वो लेटरल आपकी जो टाइज आपकी वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी वो हेलिकल रीइंफोर्समेंट होंगी। हेलिक्स पर्टिकुलरली शेप होती है उनकी कि इस तरह से अरेंजमेंट, जिस तरह से आपका स्प्रिंग होता है, ठीक है, तो स्प्रिंग जिस तरह से होता है उसी शेप में अगर मैं दूंगा तो उसको हेलिकल रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। तो ये दो तरीके हैं, देखेंगे दोनों को अलग अलग तरीके से, कौन सी कैसे दिखेगी, हमें कैसे डिजाइन करेंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू लिया है कि दो तरीकों से डिजाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दो तरीकों से करूंगा। तो अब एक एक करके दोनों को चेक करते हैं। पहली बात करते हैं विद सेपरेट लेटरल टाइज। अगर मैं अलग अलग रिंग्स, बिल्कुल सेपरेट रिंग्स अगर मैं प्रोवाइड करता हूं तब, तो ये बिल्कुल ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। अगर मैं सेपरेट रिंग्स अगर मैं देता हूं तो सबसे सिंपलेस्ट केस है ये आपका, कोई भी अलग चीज नहीं करनी। जैसे नॉर्मल कॉलम हम पहले डिजाइन करते थे बिल्कुल एज इट इज ही यहां पर डिजाइन करना है। यहां पर देखो, अगर इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमारी 0.05d इससे कम या इसके बराबर रहती है तो इसको बिल्कुल इसी तरह से डिजाइन कर दूंगा और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इस तरह से कैलकुलेट कर दूंगा। एलएसएम के अंदर सारा फैक्टर्ड लोड में कैलकुलेशन होगी, एफसी के और एफवाई में कैलकुलेशन होगी। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है वो एलएसएम के द्वारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पी जो आएगा हमारा, अगर शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम है, एक्सियली लोडेड मतलब इसकी एक्सिस पे लोड लगाया गया है, ठीक है, और मिनिमम इसेंट्रिसिटी इससे कम आती है, तब ये एक तरह से एक्सियली लोडेड कॉलम की तरह ही काम करेगा। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारी क्या रहेगी, 0.40 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी रहेगी नॉर्मली जो LSM में होती है हमारी। अब लेटरल टाइज हमारी जो होंगी, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से अलग अलग रिंग्स जो यहाँ पे प्रोवाइड करी हैं, ये क्या है हमारी यहाँ पर, यही हमारी सेपरेट लेटरल टाइज। तो यही हमारी सेपरेट लेटरल टाइज हैं, ये बिल्कुल, ये एक छल्ला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह से हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है इनको। ऐसे ही टॉप व्यू देखूंगा इसका तो इस तरह से मुझे अरेंजमेंट दिखेगी कुछ, और ये हमारे टाइज नजर आएंगे, मिस्टिरप्स या फिर टाइज कह सकते हो, लेटरल टाइज। अब इनकी बात करूंगा तो इसको भी डिजाइन करना था मुझे, तो डायामीटर जो नॉर्मल पहले हमने कैलकुलेशन की थी सेम एज इट इज वही रहेंगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये सिर्फ एक केस है इसका, इसीलिए यहाँ पर पढ़ना पड़ा, अदरवाइज की जरूरत भी नहीं थी पढ़ने की। मेन जो टॉपिक है वो सिर्फ हेलिकल के लिए ही है। इसको भी देख लो एक बार, डायामीटर जो होगा वो आपका मेन डाया का डिवाइड बाय 4 करेंगे, और ये कौन सा डायामीटर रहता है आपका, मैक्सिमम वाला, और 6 mm, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को यूज कर लेंगे। स्पेसिंग हमारी लीस्ट लेटरल डायमेंशन या फिर 16 टाइम्स ऑफ मेन डायामीटर, ये क्या रहता है हमारा मेन रीइंफोर्समेंट का, और कौन से वाला, मिनिमम वाला, और 300 mm। इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो स्पेसिंग हो जाएगी इनकी। स्पेसिंग मतलब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर हम ये रखेंगे, ये जो स्पेसिंग होगी हमारी, ये क्या है हमारी यहाँ पर स्पेसिंग,
इसी स्पेसिंग को यहाँ पर पिच भी कह सकते हैं हम, ठीक है, पिच उसमें बोलेंगे, मतलब सेम ही है। स्पेसिंग अभी आप मान के चलो, क्योंकि अभी सीखा नहीं है उसके बारे में तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये पूरा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। मेन रीइंफोर्समेंट की कैपेसिटी निकाल दी मैंने यहाँ पे, और जो लेटरल टाइज दिए थे उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दे दी। तो पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया कॉलम का। तो ये ईजी हो गया आपका, एक तरह से सेपरेट लेटरल टाइज थी। बट अब बात आती है, अगर हेलिकल रीइंफोर्समेंट देता हूँ फॉर कॉलम्स विद हेलिकल रीइंफोर्समेंट, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी सबसे पहले तो 5% बढ़ जाएगी। यही आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है, बहुत बार यही चीज पूछ ली जाती है कि अगर मैं हेलिकल रीइंफोर्समेंट देता हूं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी घटेगी, नो चेंज, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो एक तो ऑप्शन ऐसे बन जाता है, एक वैल्यू के साथ पूछ लिया जाता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज बाय 5%, विल डिक्रीज बाय 5%, ऐसे, ठीक है। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है हेलिकल रीइंफोर्समेंट, बढ़ जाएगी कॉलम की स्ट्रेंथ 5%। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी आएगी यहां से, अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी 0.05d से कम है तो एक्सियली लोडेड की तरह काम करेगा। तो हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या आ जाएगी 1.05, मतलब ये 5% के लिए मैंने 0.05 से मल्टीप्लाई किया है, 1.05 बन के यहाँ पे फैक्टर काम करेगा। बाकी एज इट इज हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी यही वाली है, वही लोड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर 5% बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं इसके मेन जो आपका डिजाइन होगा हेलिकल रीइंफोर्समेंट का। ये तो मैंने मेन कॉलम की बात कर दी इतनी। अब बात आती है हमारी हेलिकल रीइंफोर्समेंट की। हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए आईएस कोड ने एक फॉर्मूला दिया है आपको। फॉर्मूला क्या दिया है, 0.36 FCK अपॉन FY AG अपॉन AC माइनस 1, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू VH अपॉन VC। ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप इसको डिजाइन करोगे। यहां से आपको बेसिकली ये मैं आपको बता दूं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये जो आपका बेसिक फॉर्मूला है ये जनरली पिच निकालने के काम आएगा। पिच क्या होती है वो भी देखेंगे अभी। तो ये यहां पर हमने फॉर्मूला देख लिया, हमें आईएस कोड ने दिया कि हाँ ये सेटिस्फाई होनी चाहिए वैल्यूज। इसकी सिंबल्स को पढ़ते हैं अब एक बार कि कौन सा सिंबल क्या बताता है मुझे। FCK और FY से हम वाकिफ हैं, कोई भी अलग नहीं है। AG और AC क्या है ये भी देखेंगे, VH और VC क्या है ये भी देखेंगे। 4 हमारे वेरिएबल्स हो गए जो हमें नहीं पता अभी। तो VC से शुरुआत करते हैं। VC जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोर पोर्शन इन यूनिट लेंथ ऑफ कॉलम। जो हमारा कॉलम होगा उसकी कोर की जो वॉल्यूम होगी, अब पहले तो कॉलम ही देख लेते हैं। कॉलम देखते हैं यहां पर, ये हमारा कॉलम कुछ इस प्रकार से होगा अगर मैं हेलिकल रीइंफोर्समेंट देता हूं। तो ये जो मैंने यहां पे रीइंफोर्समेंट दी है ये कैसी है, ये हमारी हेलिकल है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट। ये चीज क्लियर। तो हेलिकल रीइंफोर्समेंट कैसे दिखेगी, इस तरह से आपको नजर आएगी, ठीक है। इस तरह के अरेंजमेंट को हेलिकल रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। अब इसके अंदर अगर मैं यहां से टॉप व्यू देखता हूं तो कुछ ऐसे नजर आएगा। टॉप व्यू में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं पता चल रहा, साइड से आपको पता चलेगा कि रीइंफोर्समेंट कैसी दी है आपने। ट्रांसवर्स, लेटरल या ट्रांसवर्स जो आपकी रीइंफोर्समेंट है, लेटरल टाइज कैसी हैं, हेलिकल है या फिर सेपरेट हैं, तो वो साइड से ही पता चलेगा आपको देखने पर। इसके अंदर अब कुछ चीजें सिलेक्ट करते हैं। देखो मैं जब भी इस तरह के कॉलम को डिजाइन करूंगा या हेलिकल रीइंफोर्समेंट डिजाइन करूंगा तो डिजाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 मीटर की यूनिट लेंथ डिसाइड कर लूंगा। मैंने क्या किया, बीच में से कोई भी 1 मीटर का टुकड़ा काट लिया, ठीक है, यूनिट लेंथ मैंने ले ली यहां पर। तो यूनिट लेंथ की कैलकुलेशन करूंगा मैं, उसी को फिर मैं कॉलम की हाइट लेंथ के हिसाब से फिर यूज कर सकता हूं कि 1 मीटर में वैल्यूज पता है, 10 मीटर में कितनी होंगी वो भी मुझे पता चल जाएगा, 5 में कितनी होंगी वो भी कर सकता हूं पता। तो 1 मीटर की वैल्यू सारी यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यूनिट लेंथ जो होगी हमारी वो मैंने 1 मीटर यहां पे ली है। 1 मीटर के अंदर सारी कैलकुलेशंस करेंगे। इसके अंदर जब मेरी हेलिकल रीइंफोर्समेंट यहां पर इस तरह से टर्न ले रही होगी तो हर एक हेलिकल रीइंफोर्समेंट के टर्न के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, ये जो डिस्टेंस है इसको पिच कहा जाता है। पिच, पी से स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। पिच का मतलब कुछ भी नहीं है, स्पेसिंग है। यहां पर थोड़ा सा अलग चीज दिख रही थी इसलिए मैंने इसको पिच बोल दिया, अदरवाइज स्पेसिंग ही है ये, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिंग ही है ये हमारी, स्पेसिंग को ही पिच बोला हुआ है, बस वो थोड़ा फैंसी वर्ड हमने यहाँ पे यूज कर दिया इसलिए घबराना नहीं है।
तो पिच हमारी दो हेलिकल रीइंफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जब मैं यहां पर चेक करता हूं, अब यहां पर हमने देखा था VC जो कोर है, कोर क्या होता है वो देखते हैं। अब जब मैं टॉप व्यू देखता हूं इसी कॉलम का, तो ये रेड पोर्शन जो मैंने शेड किया हुआ है ये हमारी क्या है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट है। इसके ये जो ब्लू पोर्शन है ये हमारे स्टील बार्स है, मेन स्टील बार्स। तो इसके अंदर पहले चेक कर लेते हैं कोर मैं किसको बोलता हूं। देखो कॉलम की जो कोर होती है वो हमारी लेटरल टाइज के बीच का पोर्शन है। मतलब ये जो हमारी टाइज, ये जो हमारी स्टिरप्स या लेटरल टाइज हैं, इनके बीच का जो पोर्शन है, मतलब इनके अंदर का जो पोर्शन होगा वो कोर कहलाता है कॉलम का। मतलब कोर का मतलब है कि जितना भी कॉलम काम कर रहा होगा, जितनी भी स्ट्रेंथ दे रहा होगा, इसके अंदर वाले एरिया के हिसाब से ही देगा। इसके बाहर वाला एरिया जो है वो हमारे स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं करता, हम ये मान के चलते हैं। वो सिर्फ कवर के रूप में यूज किया जाता है। जो मेन स्ट्रेंथ देने वाला हिस्सा है वो सेंट्रल पार्ट होता है, कोर जिसको बोलते हैं। और वो कहाँ होगा, हमारे लेटरल टाइज के बीच का एरिया जो होगा, ठीक है, इसके अंदर का बेसिकली। तो ये हमारी क्या हो गई, कोर हो गई। अब कोर की वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, कोर की वॉल्यूम, इस कोर का एरिया निकाल लूं, ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा, इनटू कितनी लंबाई तक हमारा कॉलम चल रहा है वो मैं निकाल लूं, तो मुझे वॉल्यूम का पता चल जाएगा। तो यही मैंने यहां पे लिखा था। VC क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर पोर्शन इन यूनिट लेंथ ऑफ कॉलम। क्लियर। तो लेंथ मैंने बात किया आपसे कि कितनी लेंथ होगी, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मैंने अभी क्या बोला था कि यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, mm में 1000 हो जाएगा। तो AC क्या है, एरिया ऑफ कोर। ये जो कोर होगी इसका एरिया इनटू में लेंथ, लेंथ कितनी, 1 मीटर मतलब 1000 mm। अब एरिया ऑफ कोर जो होगा वो कैसे निकालूंगा मैं, यहां पे कोर एरिया π/4 इंटू DC², मतलब कोर का जो डायामीटर होगा वो। तो कोर का डायामीटर मतलब यहां से ये जो मैंने ब्लू पोर्शन में दिखाया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ कोर। और ये जो मैंने रेड से दिखाया ये क्या है, ये हमारा टोटल डायामीटर है। यहां से आउटर टू आउटर हमारा क्या हो गया, ये टोटल डायामीटर। और DH से जो मैंने शो किया है यहां पर वो रीइंफोर्समेंट, ये टाई के सेंटर से इधर सेंटर तक, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये, इसको डायमीटर ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर टू सेंटर है ये। ठीक है, तो अब यहां पे ये तीनों वैल्यूज पता चल गई हमें, बट DC की वैल्यू मुझे अभी पता नहीं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो कैपिटल D मुझे पता होगा, उसमें से क्या करूंगा, एक क्लियर कवर यहां से माइनस करूंगा और एक क्लियर कवर यहां से माइनस करूंगा। तो DC की वैल्यू पता चल जाएगी, D - 2 टाइम्स क्लियर कवर। तो मुझे ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। टोटल D था, एक क्लियर कवर यहां से माइनस किया, एक क्लियर कवर यहां से माइनस किया, तो ये लेंथ बच गई कितनी, DC। क्लियर। और एक AC जो है हमारा एरिया ऑफ कोर या कोर एरिया, वो मैंने यहां से कैलकुलेट कर दिया, π/4 DC²। इसको मैंने क्या किया, यहां पे पुट किया AC इंटू 1000, तो हमें VC की वैल्यू पता चल गई। तो ये जो टर्म थी हमारी ये तो हो गई खत्म। AC भी पता चल गई, इसके साथ साथ AC क्या होती है, तो दोनों टर्म हमारी खत्म होगी, दोनों के बारे में पता चल गया। अब VH और AG जो है वो पता करना है, ये चीज क्या बची है। VH जो होता है हमारा, वो है हमारा वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट इन सेम यूनिट लेंथ। इसी 1 मीटर लेंथ में इस हेलिकल रीइंफोर्समेंट की जो वॉल्यूम होगी, कितनी वॉल्यूम लगी मेरी हेलिकल रीइंफोर्समेंट की, वो हमारी VH कहलाएगी। ये कैसे निकालूंगा, इसको देखो आप, हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स पता होने चाहिए कि कितने घुमाव इसके अंदर आ रहे हैं, कितना टर्न इसके अंदर आ रहा है, कितने छल्ले बन रहे हैं हमारे इस 1 मीटर के अंदर। वो कैसे पता करूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रिंग्स। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन पिच डिस्टेंस, नंबर ऑफ रिंग्स तो मुझे कैलकुलेट ही करना है ना कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय कितनी स्पेसिंग पे मैंने इनको मोड़ा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये जो पिच है मतलब स्पेसिंग कितनी दी है। जैसे नॉर्मली हम स्टील बार कितने सरिये आएंगे वो निकालते थे यार, टोटल एरिया अपॉन एक सरिये का एरिया, नंबर ऑफ बार्स आ गई। ऐसे यहां पे आ जाएगा टोटल हमारी कितनी लेंथ थी अपॉन स्पेसिंग कितनी दी हुई है एक के बीच में, या मतलब 2 के बीच में स्पेसिंग क्या है। तो क्या पता चल जाएगा मुझे कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ सरिये निकालते थे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स, सेम।
तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा 1000 अपॉन पी, मतलब 1000 अपॉन पिच। तो पिच यहां से हमने कर दिया कैलकुलेट। इनटू में लेंथ ऑफ वन टर्न, ये एक साथ भी देखेंगे, अभी एक एक करके देखते हैं। पहले लेंथ ऑफ वन टर्न, एक बार जो घुमाव आया है उसकी क्या लंबाई होगी, तो वो क्या होती है सरकमफेरेंस। एक सर्कल की कितनी हमारी लेंथ आएगी उसको क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस, ये चीज। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस क्या होता है पाई इंटू डी। तो पाई इंटू में डी डायमीटर किसका आएगा हेलिकल रीइंफोर्समेंट का, तो ये डायमीटर हम यहां से यूज कर लेंगे। इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेलिकल। अब इसी हमारी हेलिकल रीइंफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा पाई बाय 4 इंटू 5h या डी बोल दो इसको, तो डी का स्क्वायर। ठीक है, डी लिखा हुआ है हर जगह, तो यहां पे डी लिख देते हैं, कंफ्यूजन होगी नहीं तो ये हमारा है डी का स्क्वायर। तो अब वैल्यूज एक एक करके देख ली हमने कैसे आई है, अब इनको जोड़ के देखते कि इसको मैंने वॉल्यूम कैसे लिखा। देखो यार, अगर मैं किसी सर्कल की बात करता हूं, ठीक है, ये इस तरह से हमारी क्या आ रही है, ये इस तरह से सर्कुलर में, या आप इसको छोड़ो यहां से, इसी के थ्रू एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा मार्कर है, ये हमारा क्या है, अगर मैं इस मार्कर की सपोज क्या निकालना चाहूं वॉल्यूम निकालना चाहूं, कैसे निकाल सकता हूं, ये जो एरिया आएगा ये क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू में ये एरिया कितनी दूरी तक चल रहा है, ये कितनी दूरी तक चल रहा है, कितनी लंबाई तक चल रहा है, उतने एरिया उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके बीच के पोर्शन की वॉल्यूम निकल जाएगी, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कौन सा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लंबाई जितनी भी निकालना चाहता हूं। तो यहाँ पर सपोज 1 मीटर मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा AC, जो मैं लेके चलूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी है AC नहीं A मानते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा, और इनटू में लेंथ, ये क्या आ जाएगी हमारी वॉल्यूम। ठीक है, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर एरिया लिया, यहाँ पर पाई बाय 4 डी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये DH कौन सा था, ये वाला एरिया हमारा, इनटू में लेंथ ऑफ वन टर्न, एक टर्न की कितनी लंबाई थी, इसके चारों तरफ सपोज मैं तार लपेट देता हूं। ठीक है, तो तार लपेटूंगा तो क्या होगा, एक बार घुमाने पर कितनी घूमी, कितनी लंबाई लगी मेरी, उसको खोलूंगा तो इतनी लंबाई आ गई। सपोज इसको लपेट दिया तो सपोज एक सर्कल बन रहा था, तो खोलने पर मैंने लंबाई चेक करी तो वो कितनी आ रही थी, इतनी। तो कितनी लेंथ कैसे पता चलेगी मुझे, इसकी सरकमफेरेंस निकालूंगा जब, तो पाई इंटू DH। अब इतने 1 मीटर में मैंने वो तार 10 बार लपेट दी थी, तो क्या आ गया एक बार लपेटने की कितनी वॉल्यूम थी वो निकाल दी, इनटू में 10 बार लपेटी हुई है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1000 अपॉन पिच। यहां से हमने वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट उसी 1 मीटर की लेंथ में कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो AG अब बच गया कि AG क्या होता है। AG है हमारा बेसिकली यहां पर ग्रॉस एरिया। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रॉस एरिया। ये क्या होगा, ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया क्या होगा हमारा, टोटल आउटर टू आउटर जो कॉलम है उसके डायमीटर को लेकर अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो ग्रॉस एरिया मतलब टोटल एरिया, बेसिकली ग्रॉस मतलब टोटल सब कुछ इंक्लूड करके, तो ग्रॉस एरिया हमारा हो गया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो ये भी पता चल गई वैल्यू, और VH हमने यहां से निकाल ली। ये चीज क्लियर। तो इसको सारी वैल्यू को पुट करेंगे यहां से, और बेसिकली जो सारी वैल्यूज आएंगी हमारी यहां से, डी भी हमारा फिक्स होगा, सब कुछ फिक्स होगा। पिच हमें बेसिकली वैल्यू पता चलती है यहां से। जो क्वेश्चन करेंगे तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये रिलेशन क्यों यूज होगा हमारा। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां से एक पिच ही हमारा वेरिएबल आएगा, सारा सॉल्व करके पिच की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद फिर क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा कि पिच मैक्सिमम या स्पेसिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो पिच की जब बात करते हैं तो पिच की कंडीशन हमें IS कोड ने दी हुई है कि जो हमारी पिच है वो 75 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 75 mm एक क्राइटेरिया हो गया मैक्सिमम लिमिट का। दूसरा क्राइटेरिया है DC/6, जो हमारी कोर की जो डायामीटर होगा उसके 1/6 पार्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दो मैक्सिमम की कंडीशंस तो हमारी ये हो गई कि अपर लिमिट हमें मिल गई। लोअर लिमिट मतलब हमें यहाँ पर दी हुई है 25 mm से कम भी नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम हमारी पिच जो है वो 25 mm हो सकती है। इसके अलावा हमें दी हुई है जो पिच है वो हमारी 3 टाइम्स ऑफ डायामीटर ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट।
तो यहाँ पे आपकी इन दोनों से जो है वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तो ये फाई यूज किया है हमने। यहाँ पर भी आप ये चीज देखो, ये मैंने आपको जो बताया था जो डी एच यहाँ पर, तो ये डी एच और फाई में आप कंफ्यूजन मत करना। देखो यहाँ पर फाई ही रहने दो इसको, क्योंकि डी एच आपका जो है वो क्या है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट का डायामीटर है। मतलब ये जो डायामीटर है बेसिकली ये, इसको हमने डी एच से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया है, ये किया है कि ये जो स्टिरप्स मैंने यूज की हैं इनका डायामीटर क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब निकालूंगा तो ये वाला डायामीटर लूंगा जो मैंने यहाँ पर हेलिकल रीइंफोर्समेंट यूज किए होंगे, 8 mm की, 6 mm की, जो भी यूज करता हूं। और ये हमारा इस पूरे सर्कल का एक तरह से जो हमारा इस तरह से मैंने राउंड राउंड इसके अंदर ये इस तरह से मैंने प्रोवाइड की है, तो ये इसका डायमीटर होगा, तो वो यूज करेंगे। फाई का मतलब है हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका डायमीटर, और डी एच हमारा ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट जो हमने दी है उसका डायमीटर, हमारा कितने एरिया में कितने डायमीटर में हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये हमें यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस जो है वो मिल गई हैं। एरिया देख चुके हैं हम, पिच के बारे में हमने देख लिया, यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस दी हुई है। पिच की भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से मैं पिच कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने देख लिया सारा सब कुछ हमारे सर्कुलर कॉलम के बारे में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।